नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जयपुर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, रावल समर सिंह के दो पुत्र हुए थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। और अपन ने देख लिया था कि कुंभकर्ण नेपाल चला गया था और अगला जो है वो रतन सिंह के बारे में अपन को पढ़ना था। तो आज अपन रतन सिंह की बात करेंगे। 1302 में शासक बना था, 1303 तक ये रहा था, 1 साल का इनका कार्यकाल है। रावल रतन सिंह जी की थोड़ी सी मैं इनकी बात कर लेता हूँ, फिर अपन जो है वो दूसरे नए वाले राजा की बात करेंगे। देखो, रावल रतन सिंह जो है 1302 में शासक बनते, 1303 तक रहते। रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती, ये वाली। तो रानी पद्मावती जो थी वे रावल रतन सिंह जी की पत्नी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री का, राजस्थान के इतिहास का। इनका बात करते हैं, सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कहानियों के अंदर, ये भारत का नक्शा है इस प्रकार से ही है। यहाँ एक देश है छोटा सा, जिसको अभी अपन श्रीलंका कहते हैं, जिसका आज इंडिया के साथ मैच भी चल रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और यहाँ सिंहली जाति रहने के कारण इसको सिंहल द्वीप कहते थे। सिंहल द्वीप के एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था भाई? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री थी जिनका नाम था महारानी पद्मावती। किसकी पुत्री थी? गंधर्व सेन की पुत्री थी। इनके एक चाचा जी थे जिनका नाम था गोरा जी। एक इनके भाई थे पद्मावती के जिनका नाम था बादल। और एक इनके पास में तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता भाई? हीरामन। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। पिता का नाम गंधर्व सेन था, चाचा का नाम गोरा था, भाई का नाम बादल था, और एक इनके पास में तोता हुआ करता था जिसका नाम था हीरामन। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि पद्मावती इतनी खूबसूरत महिला थी, इतनी खूबसूरत महिला थी कि ये जहाँ पर भी जाती थी तो वहाँ पर पत्ते वगैरह ऑटोमेटिकली हिलने लगते थे। जहाँ नदियाँ नाले वगैरह नहीं बहते थे वहाँ ऑटोमेटिकली बहने लग जाते थे। तो मुझे लगता है कि जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ पद्मावती को लाना चाहिए था, ताकि वहाँ नदियाँ नाले ऑटोमेटिक बहने लग जाते और अपने जो अकाल वाली जो समस्या है वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। इवन इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा और किताबों में पढ़ने को मिलता है कि पद्मावती इतनी खूबसूरत महिला थी कि जब वो पानी पीती थी तो उनके गले में दिखता था कि वो बिस्लेरी का पानी है कि आरओ का पानी है कि मटके का पानी है, कि इस प्रकार से। मतलब इतनी उपमाएं दी गई है पद्मावती को कि उनके जैसी खूबसूरत महिला इस दुनिया के अंदर कोई थी नहीं। मिस यूनिवर्स का जो वर्तमान में टाइटल दिया जाता है वो टाइटल तत्कालीन समय में पद्मावती को दिया जाता था। इससे ज्यादा मैं उनकी तारीफ की बात आपके सामने और कुछ कर नहीं सकता। बेहद खूबसूरत महिला थी। अब इनके पास में एक तोता था, हीरामन तोता, जो मानव की तरह बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, वैसे का वैसे ये तोता भी बोलता था, मानव की तरह ये बात करता था। और ऐसे तोते राजस्थान में अभी भी पाए जाते हैं, गागरोन फोर्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हीरामनी तोते के नाम से अपन जानते हैं। तो हीरामन तोता जो हुआ करता था वो मानव की तरह बोलता था। आपने फिल्मों में ऐसे तोते देखे होंगे। ये हीरामन तोते ने काफी नजदीकी से पद्मावती जी को ऑब्जर्व किया था, और पता नहीं एक दिन इसको क्या जचती है कि ये सिंहल द्वीप से उड़ गया, और उड़ने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ पहुंचा। और चित्तौड़गढ़ के जो उस समय राजा थे उनका नाम क्या था? रतन सिंह। तो रतन सिंह जी चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा हुआ करते थे। कहानियों में कहा जाता है कि हीरामन तोता वहां पर आता है, और आने के बाद में वो रतन सिंह जी को देखता है। और देखने के बाद में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो गुणगान के अंदर जितनी भी बातें करी पद्मावती जी के, वो सारी की सारी बातें जो हैं ये वापस करता है रतन सिंह जी के सामने। और रतन सिंह जी से कहता है कि उस राजकुमारी के लिए मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम के आया हूँ, और उस राजकुमारी के लायक अगर मुझे कोई राजा नजर आया है तो वो सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा वो दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, और उस राजकुमारी को आपसे ही विवाह करना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी के सामने अगर आप किसी महिला की इतनी तारीफ करोगे किसी पुरुष के सामने, और एंड में उससे ये भी कहोगे कि उस महिला के लिए अगर कोई उसके जैसा अगर कोई बना है यहाँ पर तो वो सिर्फ आप ही हो और आपको ही उससे विवाह करना चाहिए, तो पुरुष का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? होगा दिमाग खराब। तो ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह जी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से 12 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में ये कहाँ पहुँचते हैं? सिंहल द्वीप पहुँचते हैं। अब भगवान राम को ही पहुंचने में इतना समय लग गया, तो रावल रतन सिंह तो आपके और मेरे जैसे आम इंसान थे,
वो सिंहल द्वीप पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद में इन्होंने पद्मावती से क्या किया, विवाह कर लिया। जब इन्होंने विवाह किया तो वहां से ये वापस आते हैं तो वो उनके पिताजी बोलते हैं, जिनका नाम है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन कहते हैं कि भाई मेरी ये जो पुत्री है पद्मावती, जो बेहद खूबसूरत है, इसका विवाह तो मैंने आपके साथ में करवा दिया है, लेकिन मैं कभी भी भारत नहीं आया हूँ, और मैंने भले ही मेवाड़ का नाम सुन रखा होगा कि बापा रावल जैसे यहाँ महान शासक हुए हैं, लेकिन मैं स्वयं कभी भी मेवाड़ नहीं गया, इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा का थोड़ा सा क्या है, भय है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ में मेरे भाई गोरा को लेके जाओ और एक बेटे को लेके जाओ जिसका क्या नाम है, बादल। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि पद्मावती को दहेज में 2 व्यक्ति मिले थे, एक का नाम था गोरा जी और एक का नाम था क्या, बादल जी। और ये पूरी की पूरी टीम जो थी वो अब यहाँ सिंहल द्वीप से निकलकर कहाँ पर आ गई, चित्तौड़गढ़ आ गई। तो अब ये सारे चित्तौड़गढ़ आकर यहाँ पर रहने लगे, रावल रतन सिंह जी के चित्तौड़ के किले में। ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह जी का एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन, या उसी को कहते हैं काला चेतन। तो राघव चेतन या काला चेतन नाम का तांत्रिक हुआ करता था रतन सिंह के दरबार में। इन दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो वो उसको धमकी देकर निकला था कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और मैं तुझे जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। और ये राघव चेतन या काला चेतन यहाँ से निकलता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था आपसे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश वगैरह शासक बनते हैं तो उनके राजवंश के एंड के बाद में 1290 के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा राजवंश बन जाता है, जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश के पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी खुद की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी वहां पर क्या बनता है, राजा बनता है, जो 1296 में बनता है और 1316 तक रहता है। खिलजी राजस्थान के या भारत के इतिहास का वह व्यक्ति था जो ये खुद कहता है कि मैं अल्लाह द्वारा बनाई गई हर एक नायाब चीज पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन का अधिकार मानता हूँ। यानी इस दुनिया के अंदर भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, जो सबसे हसीन है, जो सबसे खूबसूरत है, नायाब है, उनके ऊपर अगर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, अलाउद्दीन का अधिकार है। वो ऐसा खुद मानता था और खुद कहता था। उसने खुद को दूसरा सिकंदर कहा है कि मैं इस दुनिया के अंदर दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूँ। कोहिनूर का हीरा साउथ से वो लेकर आया था। इस विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके साउथ के वालों को धूल चटाने वाला अगर कोई सेनापति था तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो खिलजी इतना बड़ा शासक था, पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था और दुनिया की हर एक नायाब चीज पर खुद का अधिकार मानता था। ऐसे व्यक्ति के दरबार में जाता है राघव चेतन या काला चेतन, और जो बातें मैंने आपको बताई थी कि हीरामन तोते ने रतन सिंह जी के लिए उस पद्मावती के एक गुणगान के अंदर की थी, वो सारी की सारी बातें राघव चेतन ने जो थी वो किसके सामने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो जो कार्य हीरामन तोते ने रावल रतन सिंह के लिए किया था, वही कार्य राघव चेतन या काला चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती से विवाह करने हेतु मेवाड़ पर आक्रमण किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो पूरी कहानी बताई इससे भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्ति कहता है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसने किताब लिखी है एक पद्मावत। कौन सी किताब, पद्मावत। 1540 के अंदर कौन सी भाषा में लिखी है, अवधी भाषा के अंदर लिखी है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो इस किताब के अंदर ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो लिखता है। तो पद्मावती रावल रतन सिंह की पत्नी थी, राघव चेतन काला चेतन इसका तांत्रिक था, और ये गया था खिलजी के पास, और खिलजी ने इस पद्मावती से विवाह के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। ऐसा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अंदर लिखता है, और पद्मावत 1540 के अंदर अवधी भाषा के अंदर लिखी गई एक किताब है। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात ये हो गई कि बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत है। कैसे है मनगढ़ंत की भाई, जैसे मैं आपको अभी अगर कहूंगा कि आप महात्मा गांधी की समय जो कोई हुई घटना है वो लिखो, तो आपने कोई आंखों से तो देखी नहीं है, आप तो अभी पैदा हुए हो, तो आप वही बात लिखोगे जो या तो आपने सुनी हुई होगी या फिर जो है वो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी हुई होगी, वही बात लिखोगे। इसके अलावा तो आप कोई बात उसके अंदर लिखोगे नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी ना होकर ये पुंगल द्वीप की राजकुमारी थी, और पुंगल जो है वो बीकानेर के अंदर पड़ता है। एक वहां पर भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है पुंगल, तो वो पुंगल की राजकुमारी थी, और वो पुंगल द्वीप की राजकुमारी थी। और वहां आज भी एक कहावत कही जाती है कि पुंगल दीपरी पद्मिनी और वाह परणाई चित्तौड़। पुंगल दीपरी पद्मिनी और वाह परणाई चित्तौड़। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पुंगल की थी। और आप खुद ही सोचिए
कि रतन सिंह जी 1302 में राजा बने, 1303 में इनकी मृत्यु हो गई अगस्त माह के अंदर, तो ये कब तो गए होंगे, कब शादी करके आए होंगे, जबकि बीकानेर के इधर से उधर मेवाड़ मारवाड़ के संबंध आज भी हुआ करते हैं, पहले भी हुआ करते थे। तो ये बात ज्यादा सही तरीके से लगती है कि भाई ये वहां की राजकुमारी ना होकर कहाँ की थी, पुंगल द्वीप की थी। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की खातिर उसके अंदर ये कहानी लिखी, जिसमें उसके गुणगान के बारे में भी वर्णन किया गया और पढ़ने में भी थोड़ी अच्छी लगती है। हालांकि अपने को ये सारी बातें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है वो ये पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस किताब के अनुसार इसका क्या कारण था, तो आप क्या बताओगे? उससे विवाह करने के लिए गया। अन्य इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ का सामरिक महत्व था। कैसा महत्व था? सामरिक या सैनिक महत्व था। मेवाड़ का सामरिक या सैनिक महत्व था, मतलब अगर कोई मेवाड़ को जीत लेता है तो संपूर्ण राजस्थान में उसे और कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे प्राचीन रियासत थी और प्राचीन रियासत को अगर कोई हरा देता है तो अन्य रियासत के जो राजा थे वो स्वयं ही उससे क्या मांग लेते थे? अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो इस सामरिक महत्व के कारण उसने आक्रमण किया, ऐसा भी माना जाता है। तीसरा कारण ये माना जाता है कि अलाउद्दीन के 4 सेनापति, जिसकी बात अपन डिटेल में चौहानों के समय करेंगे जब जालोर वाले और रणथंभौर वाले पढ़ेंगे, कि उलुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह और के हबरू नाम के 4 सेनापति थे। और ये चारों ही सेनापति गुजरात विजय करने के लिए जा रहे थे। और जा रहे थे तो अलाउद्दीन ने जो था वो समर सिंह, जो इस रावल रतन सिंह के पिताजी थे, जिसकी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की, उनसे वो रास्ता मांगता है कि साहब हमारी सेना को गुजरने के लिए यहाँ से रास्ता दीजिए, ये गुजरात के लिए जा रही है, वहां पर लूट करने के लिए जा रही है। तो ऐसा कहते हैं कि समर सिंह ने रास्ता तो दे दिया था, लेकिन रास्ता देने के साथ साथ में उसने उस सेना से कर की वसूली भी कर ली थी। तो उन 4 सेनापतियों से कर की वसूली करने के कारण नाराज हो जाता है अलाउद्दीन और इसलिए उसने आक्रमण किया था। एक कारण यह भी माना जाता है। तो पहला कारण तो हो गया कि भाई पद्मावती से विवाह करना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिख दिया। दूसरा कारण हो गया कि भाई सामरिक या सैनिक महत्व था। तीसरा कारण हो गया कि सेना जब वहां से गुजर रही थी तो उनसे टैक्स की वसूली किसने की थी? समर सिंह ने। कुछ भी हुआ हो, कुल मिला के वहां पर अटैक हो गया। और अटैक जब हो गया तो 1303 के अंदर रावल रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यहां शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी एक के। यहां चित्तौड़गढ़ है, राजा है रतन सिंह। आक्रमण हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, ये किला है, मान लो कोई भी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, कोई भी, किलों के निर्माण को इसलिए करवाया जाता था, हालांकि कल्चर में सर आपको और पढ़ाएंगे, पर किलों का निर्माण इसलिए करवाया जाता था कि जब भी कोई बाहरी सेना अपने ऊपर आक्रमण करेगी तो अपने परिवार सहित अपनी सेना को लेकर अपन उस किले के अंदर चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे जब तक अपने पास में रसद होगी। रसद का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं। तो जब तक अपने पास में रसद होगी तब तक तो अपन लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और जब रसद अपने पास में खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टोर करके आप कितने समय तक रख सकते हो, हजारों की संख्या में सेना होती थी, हजारों की संख्या में उसके परिवार वाले वहां पर होते थे, तो स्टोर कर कर आप कब तक रख सकते हो? तो जब तक रसद आपके पास है तब तक तो अपन लड़ते रहेंगे। और जब अपनी रसद समाप्त हो जाएगी तो रसद की समाप्ति हो जाने के बाद में अपन केसरिया पाग पहनेंगे। कैसी पाग पहनेंगे भाई? केसरिया पाग। केसरिया त्याग का प्रतीक होता है, एक केसरिया रंग होता है, इसलिए केसरिया पाग पहनेंगे और केसरिया पाग पहनकर अपन युद्ध भूमि के अंदर कूद जाएंगे। जब तक अपने पास में प्राण होंगे तब तक अपन सामने वाले से लड़ते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे। और जब अपन को ऐसा लगेगा कि अब अपन उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं या वो अपने ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो अपन अपने प्राणों का क्या कर देंगे? त्याग। इस घटना को राजस्थान के इतिहास में कहा जाता है केसरियाकरण। क्या कहा जाता है भाई? केसरियाकरण। तो आज भी राजस्थान के गांवों में जब किसी जाति के अंदर दूल्हे का विवाह होता है तो उसकी जब बारात निकासी होती है तो उसको केसरिया पाग पहनाई जाती है, एक तलवार दी जाती है। और जो अपनी घर की बड़ी महिला होती है, भले माँ हो न भले दादी हो, वो उसका तिलक करती है, उसे अपना स्तनपान करवाया जाता है और उसकी बारात की निकासी की जाती है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि केसरिया त्याग का प्रतीक होता था। और जब पहले के जमाने में बारातें जाती थी तो बड़ी दूर दूर जाया करती थी। जैसे मान लो उदयपुर से गई, जोधपुर गई बारात, अब वहां पशुओं पर जाती थी, हाथी घोड़ों के ऊपर, बैलगाड़ियों में जाती थी।
फिर कालांतर में ट्रकों का दौर आया था, फिर ट्रैक्टरों में जाने लगी। ये कारें बसें तो आजकल होने लगी है, बाकी पहले ऐसे जाती नहीं थी। तो यहाँ से बारात पशुओं के ऊपर मान लो जोधपुर गई, तो वहां जाने में ही 3-4 दिन लग जाते, फिर वहां जाके पशु आराम करते। तो बारातें पहले 3-3, 4-4 दिन तक रुका भी करती थी। अब आजकल तो क्या, सुबह जाती हैं, शाम को आ जाती हैं, आज जाती है कल आ जाती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। पहले शादियां चलती थी महीने महीने भर तक, इसीलिए लोग शादियों का इंतजार किया करते थे। आजकल शादी का जितना इंतजार होता है ना, उससे जल्दी तो शादी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब दूर दूर बारातें जाती थी और वापस जब उसको दूल्हा लेके आता था दुल्हन को, तो दुल्हन के पास में गहने होते थे। और डाकू वगैरह हमेशा से ही इन बारातों पर ही आक्रमण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास गहने मिलते थे, बाकी किसी के पास तो होते नहीं थे। तो इसलिए दूल्हे को केसरिया पाग पहनाते थे, उसे तलवार देते थे, उसका राज तिलक किया जाता था, उसको स्तनपान करवाया जाता था कि अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है तो लजाना मत, दूध को माँ के उसको लेके आना, और ये तलवार तेरे हाथ में, उसकी तू क्या करना, रक्षा करना। और राजस्थान के यहाँ पर इतने बहुत सारे दूल्हे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने पति पत्नी की उसी टाइम रक्षा करते हुए वीर गति को भी क्या हो गए थे, पार हो गए थे। इसलिए मित्रों, जिस किसी की शादी नहीं हुई हो, जब भी उसकी बारात निकासी होगी तो वो कैसी पाग पहनकर जाएगा, केसरिया पाग पहनकर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी परंपराओं को बचाने का काम अपने पास में है। और जिस किसी लड़की की शादी नहीं हुई हो तो वो सामने वाले को फोन करके पहले ही बोल देवे कि केसरिया पाग पहन के आए तो ही मैं तेरे से शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी परंपरा अपन नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। और आप देख रहे हो कि भारत में विराट कोहली, विक्की कौशल, इनके आने के बाद में सांपों के कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। तो उस घटना को तो कहते थे केसरिया करना, जब वो लोग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। और दुर्ग के अंदर जो महिलाएं होती थी, वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बाहरी सेना हमारे ऊपर आक्रमण करेगी तो हमारे राज्य को वो क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वे अपने शरीर की रक्षा के लिए अग्नि प्रज्वलित करती थी, और उसमें कूद कर जो है वो अपनी जान देती थी। उसे क्या कहा जाता था, जोहर करना। और जहां ये दोनों सम्मिलित रूप से होते थे उसे कहते थे साका। क्या कहते थे, साका। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले का क्या डाल दिया, घेरा डाल दिया। 3 महीने तक घेरा पड़ा रहा, 3 महीने तक घेरा पड़ा रहता है। अंदर से भी आक्रमण हो रहे थे, बाहर से भी आक्रमण हो रहे थे, चल रहा था चल रहा था चल रहा था। आप सारे जानते हो, आपने पिक्चर भी देखी होगी पद्मावत, कहानियां आप लोगों ने सारी सुनी होगी। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कि वो जब आक्रमण करता है तो वो संधि के बहाने मिलने के लिए जाता है, किससे, रतन सिंह से। और रतन सिंह कहता है कि भाई तुम यहाँ से लौट जाओ, तो वो कहता है मेरी एक ही शर्त है कि एक बार आप मुझे पद्मावती जी को दिखा दो, फिर मैं यहाँ से लौट जाऊं। तो ऐसा कहते हैं कि पद्मावती जी को जो है वो खड़ा किया जाता है, और एक महल के अंदर तालाब के माध्यम से उसकी परछाई जो है वो खिलजी को दिखाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस परछाई के अंदर भी वो, उस चित्र के अंदर भी वो इतनी खूबसूरत थी कि जब खिलजी उसको देख लेता है तो उसके बाद में वो मन ही मन के अंदर सोच लेता है कि भाई मैं विवाह करूंगा तो किससे करूंगा, पद्मावती से ही करूंगा। इसके अलावा मुझसे किसी से विवाह अब करने ही नहीं है, मैं तो बस पद्मावती जी से ही शादी करूंगा। उसने मन ही मन के अंदर ऐसा सोच लिया वहीं पर। तो अब वो रावल रतन सिंह जी को धोखे से गिरफ्तार कर लेता है और अपने टेंट हाउस के अंदर कैद कर लेता है। शर्त उसकी एक ही होती है कि अगर पद्मावती जी से मेरी मुलाकात करवाई जाएगी तो ही मैं उन्हें छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पद्मावती बड़ी बहादुर महिला होती है। वो मैं कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए तो आऊंगी, लेकिन मेरी एक क्या है, शर्त है। तो कि भाई क्या शर्त है तुम्हारी? तो कि मेरी शर्त यह है कि मैं एक रानी हूं और रानी के साथ में बहुत सारी दासियां आती हैं, तो मैं मेरी दासियों को लेकर आऊंगी। खिलजी ने कहा तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार है, तुम आओ एक बार मिलने के लिए। तो तो ऐसा कहते हैं कि 4,000 पालकियों के अंदर गोरा और बादल के नेतृत्व में वहां पर दासियों के साथ में, दासियों के स्थान पर सैनिकों को भरा जाता है, महिलाओं के कपड़े पहनाकर। शुक्रवार के दिन वे सारे वहां पर जाते हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम सैनिक नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। और वे वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में उन्होंने रतन सिंह जी को छुड़ा दिया सैनिकों ने। और फिर उनके पास में केसरिया और जौहर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो अगस्त माह के अंदर रतन सिंह, गोरा और बादल ने केसरिया कर लिया, पद्मावती ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और यह मेवाड़ का पहला साका था। कैसा साका था? पहला साका था। तो मेवाड़ का पहला साका जो था वो 1303 के अंदर हुआ था, अगस्त माह में। रतन सिंह, गोरा और बादल ने केसरिया किया था, और पद्मावती जी ने 16,000 महिलाओं के साथ क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और ये पहला साका यहाँ पर होता है। खिलजी के हाथ में कुछ नहीं आता है, और उन सारी महिलाओं ने यहाँ पर क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है,
अब इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। खिलजी ने इस किले को अपने पुत्र को सौंप दिया जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन करके चला जाता है खिजराबाद, कि भाई मेरे पुत्र खिज्र खां को सौंपा है तो इसका नाम आज से चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, आज से क्या होगा, खिजराबाद। रतन सिंह जी के कोई भी जीवित पुत्र नहीं था, इसलिए ये जो रावल शाखा थी ना जिसकी शुरुआत सेम सिंह ने करी थी, ये क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई, क्योंकि इनके कोई भी क्या नहीं था, जीवित पुत्र नहीं था। फिर खिज्र खां भी कुछ समय तक रहा, फिर उसने ये किला जो था जालोर के मालदेव सोनगरा, इसके एक मित्र थे, उनको दे दिया, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए हिस्ट्री के अंदर इस मालदेव को कहा जाता है मूछाला मालदेव। क्या कहा जाता है भाई, मूछाला मालदेव। तो इसने इसको दे दिया, कुछ समय तक रहा, नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद। रावल शाखा का हो गया अंत। और सेकंड ग्रेड के अंदर आरपीएससी पूछ चुकी है कि अमीर खुसरो की कौन सी किताब में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है, तो याद रखना खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू के अंदर इसके चित्तौड़गढ़ आक्रमण का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछ चुकी है। अमीर खुसरो जहां कहीं पर भी जाता था अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही रहता था, अलाउद्दीन का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था, उसने अलाउद्दीन की सारी बातें जो है वो इस किताब के अंदर लिखी है, जो आपके बोर्ड पे मैंने लिखी है, नाम है उसका खजाइन उल फुतू। और इसी के साथ रतन सिंह जी की मृत्यु के साथ ही रावल शाखा का अंत हो गया। ज़्यादा उनकी कोई लंबी कहानी है नहीं। 1302 में राजा बने थे, 1303 के अंदर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। खिजराबाद नाम कर दिया था, मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था। इस प्रकार से अभियान हुआ था। केसरिया जोहर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें महारानी पद्मावती की मैंने आपको बताई, और ये जो बातें थी वो आपको मैंने रावल रतन सिंह जी के बारे में बताई। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, रावल रतन सिंह के बाद में अब अगले शासक जो अपने पास में है वो महाराणा हमीर 1326 से लगाकर 1364 तक रहते हैं। देखो अब इनकी कहानी क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 1303 से लगाकर 1326 तक ये किला खिज्र खां के पास कुछ समय तक रहा। खिज्र खां जब चला गया तब ये किला मुछाला मालदेव या उस मालदेव सोनगरा के पास में रहा, जिसने अपने बेटे को भी यहां बुला दिया, जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था, बनवीर। इसको भी उसने यहां पे बुला दिया, इन तीनों के पास में रहा। अब तो अब हमीर कौन है, तो मैंने आपसे कहा था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है राहप। राहप ने एक जागीर बसाई थी जिसका नाम है सिसोदा। सिसोदा के एक सामंत थे अरी सिंह। क्या नाम था भाई, अरी सिंह। अरी सिंह का पुत्र था महाराणा हमीर। अब अरी सिंह जी जो थे वो उस 1303 वाले युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि जब भी युद्ध होता था तो अकेला राजा नहीं लड़ता था, सारे सामंतों को भी बुलाते थे। तो ये हमीर के जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था, अरी सिंह, इन्हें भी बुलाया गया। ये 1303 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब हमीर सिसोदा के अंदर रह रहा था। हमीर बड़ा ही वीर पुरुष था, कहानियां बहुत सारी है, कभी सुनाऊंगा आपको डिटेल के अंदर। तो ये भी बड़ा वीर पुरुष था और इसने अपनी वीरता का परिचय दिया और इस सिसोदा गांव से एक सेना लेके निकला और 1326 के अंदर उसने इस मुछाला मालदेव बनवीर को हरा दिया और इसने चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया, अधिकार। और 1326 में यहाँ का राजा कौन बन गया, हमीर, जो कब तक रहा, 1364 तक रहा। तो अगर हमीर नहीं होता तो मेवाड़ का राजवंश ही समाप्त हो जाता, होता कि नहीं होता। हमीर नहीं होता तो मेवाड़ का राजवंश ही समाप्त हो जाता। इसलिए मेवाड़ का उद्धारक, यहां लिख रहा हूं मैं, मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो मेवाड़ का उद्धारक महाराणा हमीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महाराणा हमीर को। महाराणा हमीर मेवाड़ के क्या थे, उद्धारक, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये राजवंश ही क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ठीक है। इसके बाद महाराणा हमीर जो था, इसके समय से ही ये राजवंश जो था वो अपने नाम के आगे राणा लिखना लगा या महाराणा लिखने लगा। तो राणा शाखा की शुरुआत मेवाड़ राजवंश में किसके समय से हुई, हमीर के समय से। पहले ये लोग खुद को गुहिल कहते थे, अब इन लोगों ने खुद को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, सिसोदिया। तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत, सिसोदिया वंश की शुरुआत किसके समय से हुई, महाराणा हमीर के समय से हुई। तो हमीर को अपन ने राणा शाखा की शुरुआत करते हुए पाया, इसको अपन ने सिसोदिया वंश की शुरुआत करते हुए पाया। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। 1326 में मुछाला मालदेव और बनवीर को हराकर यहाँ पर क्या कर लेता है, अधिकार।
सिसोदा का सामंत था, हरि सिंह इसके पिता का क्या था, नाम था। ये सारी बातें हो गई अपनी। अब ये बात हो जाने के बाद में अंतिम बात अपन करते हैं कि राजा जब भी खुद के लिए कुछ लिखवाता था, खुद की प्रशंसा में लिखवाता था, तो उसको अपन क्या कहते थे भाई, प्रशस्ति। तो महाराणा कुंभा ने एक प्रशस्ति लगवाई है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है। कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नाम उसका क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किसने लगवाई थी? महाराणा कुंभा ने लगवाई थी। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इसको लिखने वाले थे कवि अत्रि। इनकी डेथ हो जाने के बाद में इसको कवि महेश ने क्या किया था? पूरा किया। तो कवि अत्रि ने लिखना स्टार्ट किया था, और इसकी डेथ जब हो जाती है तब इसको पूरा कौन करता है भाई? कवि महेश पूरा करता है। और इसके अंदर वे लिखते हैं कि हमीर जो था, जो हमारा पूर्वज था, वो विषम घाटी पंचानन है। कैसा है भाई? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का हिंदी मीनिंग होता है विकट परिस्थिति में सिंह के समान। किसके समान? विकट परिस्थिति में सिंह के समान। तो विकट परिस्थिति में शेर के समान कौन था? हमीर। इसलिए इसको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। कवि अत्रि या कवि महेश जो थे, इन्होंने इसकी क्या करी थी? लिखाई करी थी। किसमें कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। चित्तौड़गढ़ के किले में किसने लगाई थी? कुंभा ने। और ये इस बार जो रिट का प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था महाराणा हमीर, जिसकी बात मैंने आपको बताई। इसको आप स्क्रीनशॉट या जो भी लिखना है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि स्लाइड आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। और ये सारी बातें जो है वो महाराणा हमीर के बारे में मैंने आपको बताई। अब इसके बाद वाले जो शासक हैं मित्रों, वो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।